नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी हड्डियों के अंदर क्या चलता है? सोचिए, वहां एक माइक्रोस्कोपिक बहुत ही हाई प्रिसिजन फैक्ट्री है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हर एक ब्लड सेल को बनाती है। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया यानी हेमाटोपोएसिस को समझेंगे, जो हर मेडिकल छात्र और डॉक्टर के लिए समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, खून से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं जैसे अनीमिया या ल्यूकीमिया, उनको जड़ से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट को समझना होगा। ये विजुअल गाइड यही दिखा रहा है कि कैसे शरीर में ब्लड सेल्स का बनना और लैब में उनकी क्वालिटी की जांच एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस फैक्ट्री का एक टूर करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फैक्ट्री है कहाँ और ज़रूरत पड़ने पर ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा या घटा कैसे सकती है। ये जानना क्लिनिकली बहुत बहुत जरूरी है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी लगभग सारी हड्डियां खून बनाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये प्रोडक्शन कुछ खास चपटी हड्डियों तक ही सीमित हो जाता है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, पसलियां और कूल्हे की हड्डी। इसीलिए तो बोन मैरो बायोप्सी इन्हीं जगहों से ली जाती है। और हाँ, जब शरीर पर कोई स्ट्रेस आता है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया या खून बह गया, तो ये फैक्ट्री हाइपरप्लासिया मोड में चली जाती है। मतलब जैसे किसी इमरजेंसी में फैक्ट्री ओवरटाइम काम करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, फैक्ट्री का लोकेशन तो देख लिया। चलिए अब इसके मास्टर प्लान पर एक नज़र डालते हैं। ये देखते हैं कि कैसे बस एक मास्टर सेल से इतने अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स बन जाते हैं। ये है हमारे ब्लड सेल्स का समझिए पूरा का पूरा फैमिली ट्री। सारी कहानी एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से शुरू होती है। ये मास्टर सेल है। फिर ये दो मेन ब्रांच में बंटता है, एक लिम्फॉइड जिससे हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं और दूसरा माइलॉइड जिससे रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स मतलब बाकी सब कुछ बनता है। और यहाँ जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो स्विच की तरह काम करते हैं। वो तय करते हैं कि शरीर को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है और उसी हिसाब से सही असेंबली लाइन को चालू कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सबसे ज़रूरी असेंबली लाइन पर जूम इन करते हैं, यानी एक रेड ब्लड सेल का बनना, जिसे एरिथ्रोपोएसिस भी कहते हैं। यहाँ देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, दो चीज़ें एक साथ होती हैं। सेल का न्यूक्लियस, जो उसका कंट्रोल सेंटर है, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आखिर में बाहर निकल जाता है। और ठीक उसी समय सेल के अंदर हीमोग्लोबिन भरता जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई फैक्ट्री अपना फाइनल प्रोडक्ट यानी हीमोग्लोबिन से भरा ट्रक तैयार कर रही है और धीरे धीरे अपनी सारी मशीनरी यानी न्यूक्लियस को बाहर फेंकती जा रही है। लेकिन क्या हो अगर इस प्रोडक्शन लाइन में कोई दिक्कत आ जाए? मान लीजिए फैक्ट्री को जरूरी कच्चा माल ही न मिले। जब शरीर में विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो ये मैच्योरेशन की प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है। न्यूक्लियस ठीक से बाहर नहीं निकल पाता और नतीजा बड़े बड़े अजीब से दिखने वाले रेड सेल्स बनने लगते हैं। इसी कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक स्टेट कहते हैं। ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो जब प्रोडक्शन में ऐसी गड़बड़ियां होती हैं तो डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं कि दिक्कत कहाँ है? इसके लिए वो एक 3 टियर यानी 3 लेवल वाले डायग्नोस्टिक टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 लेवल की जांच है। टियर 1 में हम खून में मौजूद सेल्स का मोटा मोटा हिसाब देखते हैं, मतलब गिनती। टियर 2 में हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक सेल की बनावट को बारीकी से देखते हैं। और अगर तब भी बात समझ ना आए तो टियर 3 में हम बोन मैरो बायोप्सी करके सीधा फैक्ट्री के अंदर ही झांकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आम जांच से शुरू करते हैं, पेरिफेरल ब्लड काउंट, जो हमें फैक्ट्री के ओवरऑल प्रोडक्शन का एक आइडिया देता है। देखिए, सबसे क्विक टेस्ट में से एक है पीसीवी, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसमें बस ये देखते हैं कि खून के टोटल वॉल्यूम में रेड सेल्स का हिस्सा कितना है। ये एनीमिया का पता लगाने के लिए एक बहुत तेज और काम का स्क्रीनिंग टूल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज पुरुषों और महिलाओं में थोड़ी अलग अलग होती है। अब इस टेबल को आप फैक्ट्री का डेटा डैशबोर्ड समझिए। ये हीमोग्लोबिन, रेड सेल काउंट, एमसीवी, प्लेटलेट्स, हर चीज के लिए नॉर्मल रेंज बताता है। अच्छा, अब जरा उस मेगालोब्लास्टिक स्टेट वाले केस को याद कीजिए जिसकी हमने बात की थी। उस मरीज के डैशबोर्ड पर हीमोग्लोबिन और रेड सेल काउंट तो कम हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुराग, सबसे बड़ा क्लू हमें रेड सेल इंडिसेस से मिलेगा। और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है,
कि कैसे प्रोडक्शन लाइन की एक खास गलती इस क्वालिटी कंट्रोल डेटा पर अपना एक साफ निशान छोड़ जाती है। ये नंबर 93 फेम्टोलीटर से ज़्यादा, ये एक बहुत बड़ा एक क्रिटिकल रेड फ्लैग है। अगर मीन सेल वॉल्यूम यानी MCV इस नंबर से ज़्यादा है तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि रेड सेल जो बन रहे हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा सुराग है जो डॉक्टर को सीधे उस मैचुरेशन की रुकावट की तरफ इशारा करता है और विटामिन B12 या फोलेट की जांच के लिए प्रेरित करता है। तो जब डैशबोर्ड पर नंबर्स खतरे का सिग्नल देते हैं तो अगला कदम क्या होता है? अगला कदम है सेल्स को अपनी आंखों से देखना, माइक्रोस्कोप के नीचे। ये है हमारी टियर 2 की जांच। एक पैथोलॉजिस्ट कैसे तय करता है कि क्या नॉर्मल है? वो असल में 3 चीजें देखते हैं: रंग, आकार और बनावट। एक हेल्दी रेड ब्लड सेल गुलाबी होता है, गोल होता है और उसके बीच में एक हल्का सा पीलापन होता है जिसे सेंट्रल पैलर कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात है, एक शानदार विजुअल ट्रिक। रेड सेल्स का साइज नापने के लिए किसी स्केल की जरूरत नहीं होती। पैथोलॉजिस्ट पास में ही मौजूद एक छोटे लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस को एक बिल्ट इन रूलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक नॉर्मल रेड सेल का डायामीटर इस न्यूक्लियस के डायामीटर के लगभग एकदम बराबर होता है ना ये कमाल की, लेकिन बेहद असरदार डायग्नोस्टिक टेक्निक। और अब हम इस पूरी कहानी को एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर ख़त्म करते हैं। क्या होगा अगर फैक्ट्री का मास्टर ब्लूप्रिंट ही ख़राब हो जाए? मतलब वो स्टेम सेल जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, अगर उसी में कोई खराबी आ जाए, जब जड़ में ही कैंसर जैसी कोई बीमारी हो? ये सवाल हमें ल्यूकीमिया और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जैसी खतरनाक बीमारियों की दुनिया में ले जाता है, जहाँ प्रॉब्लम किसी एक प्रोडक्ट में नहीं बल्कि पूरी फैक्ट्री के मैनेजमेंट में ही होती है।